बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस के टॉपिक वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि लेट कैपिटल X बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ फील्ड F। पहले हमने क्या किया, फील्ड F का एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया जिसका नाम रखा X। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, लेट स्मॉल f फ्रॉम X टू कैपिटल F इज अ फंक्शन। दूसरे नंबर पे वो जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया था X, उस पे हमने फंक्शन बनाया कुछ इस तरह कि हमने डोमेन तो उस नॉन एम्प्टी सेट X में से ली, अलबत्ता जो हमारी रेंज है वो वापस किस में जाएगी, फील्ड में जाएगी। तीसरे नंबर पे हमने क्या किया, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस f फ्रॉम X टू F। तीसरे नंबर पे हमने एक और सेट बनाया जिसका नाम रखा V। उस V में क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, यानी सेट X के ऊपर हमने जितने फंक्शंस बनाए हैं उन सब को हमने इकट्ठा किया, उन सब को कलेक्ट करके हमने एक न्यू सेट के अंदर डाल दिया जिसका नाम रखा V। यानी V मेरा क्या है, V मेरा है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस डिफाइन ऑन X। X के ऊपर जितने भी फंक्शन थे सारे के सारे इकट्ठे करके हमने न्यू सेट बनाया, उसका नाम रखा V। अब मुझे साबित करना है ये जो न्यू सेट है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस V, ये मेरा वेक्टर स्पेस है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हम एक सेट पे कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला V के अंदर सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैं। देखिए मेरे पास एक सेट है x = x+4, ये मेरा एक सेट है। अब इस सेट पे मैं कौन कौन से फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। नंबर 1, मैं इस पे इंटीग्रेशन डिफाइन कर सकता हूँ। याद रहे इंटीग्रेशन एक फंक्शन होता है, डेरिवेटिव भी एक फंक्शन होता है। सो मैं अगर इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूं तो इस सेट के हर एलिमेंट का मुझे इंटीग्रेशन लेना होगा, यानी मैं इंटीग्रेट करूंगा। सो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मैं इस पे फंक्शन डेरिवेटिव भी अप्लाई कर सकता हूं। अब मुझे हर एलिमेंट का डेरिवेटिव लेना होगा, सो मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा। तीसरे नंबर पे मैं इस पे मनफी f भी अप्लाई कर सकता हूँ। मनफी f का मतलब ये है कि जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उसका इनवर्स लेना होगा, उसका नेगेटिव लेना होगा। यानी इस नंबर पे अप्लाई करूँगा, आंसर क्या आएगा, -x -4। मैं इस सेट पे जीरो फंक्शन भी अप्लाई कर सकता हूँ। जीरो फंक्शन का मतलब ये है कि जब मैं जीरो फंक्शन इस नंबर पर अप्लाई करूंगा, इसके किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा 0 आएगा, एलिमेंट कोई भी हो। मैं इस पे आइडेंटिटी फंक्शन भी अप्लाई कर सकता हूं। आइडेंटिटी का मतलब यह है कि जब मैं आइडेंटिटी इस फंक्शन इस नंबर पे अप्लाई करूंगा तो आंसर भी वही नंबर आएगा। x+4 पे अप्लाई किया, आंसर भी x+4। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो मेरे पास सेट x है इसके ऊपर मैं इनफाइनाइट फंक्शन बना सकता हूं। तो मेरे पास V क्या है, इस सेट के ऊपर मैं जितने भी फंक्शन बना सकता हूं उन सब को मैंने कलेक्ट करके एक न्यू सेट बनाया जिसका मैंने नाम रखा V। और अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो न्यू सेट है V, जो कि पहले सेट X के तमाम फंक्शंस पर मुश्तमिल है, तो ये न्यू सेट V मेरा वेक्टर स्पेस है। V एज अ वेक्टर स्पेस। जब हम वेक्टर स्पेस प्रूव करते हैं तो हमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो पहले से बता देता है कि आपने ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। हमने ऐड कैसे करना है, अगर मेरे पास दो फंक्शंस मैं उठाता हूँ V में से, उनको ऐड इस तरीके से करना है, f+g into x इज इक्वल टू f(x) प्लस g(x)। ये f और g, गौर से देखिएगा, f और g ये मैंने उठाए कैपिटल V में से। क्यों, कैपिटल V में सारे के सारे फंक्शन पड़े हुए हैं और इनको मैंने अप्लाई किस पे किया,
x पे। क्यों? v के अंदर जितने फंक्शंस हैं वो तमाम फंक्शंस हैं जो हमने x पे डिफाइन किए थे, लिहाजा मैं फंक्शन v में से उठाऊंगा, नंबर मैं x में से उठाऊंगा और ये फंक्शन x के किसी नंबर पे अप्लाई करूंगा, आंसर मेरा फील्ड में आएगा। नंबर मैंने उठाना है कैपिटल X में से, उस पर अप्लाई करना है फंक्शन, फंक्शन मैं कहाँ से उठाऊंगा? v में से। जवाब जो मेरा आएगा वो कहाँ पे जाएगा? f में से। स्केलर मल्टीप्लाई मैं कैसे करना है? फील्ड में से एक स्केलर उठाऊंगा, कैपिटल X में से एक एलिमेंट्स उठाऊंगा, फंक्शन मैं उठाऊंगा v में से, वो फंक्शन x के एलिमेंट पे अप्लाई करूंगा, अल्फा f इंटू एक्स किसके इक्वल आएगा? a टाइम्स f ऑफ x, और ये f ऑफ x वापस f का एलिमेंट होगा। इस एडिशन और इस मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मुझे प्रूफ करना है कि ये जो मेरा सेट V है, ये सेट V एक वेक्टर स्पेस है। सवाल यह है कि V मेरा वेक्टर स्पेस कब बनेगा? वेक्टर स्पेस की हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर कोई भी सेट ये 6 प्रॉपर्टीज पूरी कर दे, उस सेट का नाम रखते हैं वेक्टर स्पेस। मुझे चूंकि प्रूफ करना है V एक वेक्टर स्पेस है, तो मुझे V के लिहाज से ये 6 प्रॉपर्टीज पूरी करवानी पड़ेंगी। पहली प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की ये है कि एक सेट वेक्टर स्पेस बनेगा अगर वो एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप हो। सो मुझे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सेट ऑफ ऑल फंक्शन V, ये जो सेट ऑफ ऑल फंक्शन है, ये वेक्टर स्पेस बनेगा अगर ये अबिलियन ग्रुप हो। अबिलियन ग्रुप के अंदर हमें 5 बातें चेक करनी पड़ती हैं। नंबर 1 क्लोजर लॉ, नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ, नंबर 3 एडिटिव आइडेंटिटी, नंबर 4 एडिटिव इनवर्स, नंबर 5 कम्यूटेटिव लॉ। अगर किसी सेट के अंदर ये 5 बातें पूरी हो जाएं, वो बन जाता है अबिलियन ग्रुप। अब मैं चेक कर रहा हूं कि ये जो मेरे पास V है, इसके अंदर ये 5 बातें हैं या नहीं। इनमें से पहली बात है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होता है कि जिस सेट को आपने चेक करना है कि इसके अंदर क्लोजर लॉ है या नहीं, उसमें से आप 2 नंबर उठाएं, एडिशन के रास्ते चेक कर रहे हैं, उन दोनों को आपस में ऐड करें। अगर आंसर वापस उसी सेट में आ जाए फिर तो वो होगा क्लोज, अगर आंसर वापस ना आए तो वो क्लोज नहीं होगा। मैं भी यही काम करूंगा, मुझे साबित करना है कि V के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है, तो मैं V में से 2 एलिमेंट्स उठाऊंगा, उनको ऐड करके बताऊंगा कि आंसर वापस उसी सेट में। देखते हैं, तो मैंने सबसे पहले V में से 2 एलिमेंट्स उठाए, V, F और G। ये मैंने इस V में से 2 एलिमेंट्स उठाए। F और G क्यों उठाए? चूंकि V के अंदर सारे के सारे फंक्शन पड़े हुए हैं, इस वजह से मैंने 2 फंक्शन उठा लिए, एक का नाम F रखा, दूसरे का नाम मैंने G रखा। अब मैं इन दोनों को ऐड करके अब मैं ये बात साबित करूंगा कि ये दोनों फंक्शन V में हैं, तो इनका सम भी V को बिलोंग करता है। ये बात मुझे साबित करनी है। क्या ऐसी बात है? चेक कर लेते हैं। देखिए एफ जी हमारे पास V के एलिमेंट्स हैं, तो F ऑफ X G ऑफ X, चूंकि फंक्शन है F और G, किसी ना किसी नंबर पे ज़रूर अप्लाई होंगे। F ऑफ X G ऑफ X ये दोनों किसको बिलोंग करेंगे? F के। हमने डिफाइन ऐसे किया हुआ था कि एलिमेंट X का होगा, आंसर F में जाएगा। ओके, नाउ अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, यानी F प्लस ऑफ G। देखें मुझे कैसे पता चलेगा कि F प्लस G इस V में जाता है? कैसे पता चलेगा? शर्त क्या है मेरे पास? शर्त यह है कि आप V में जाने की शर्त यह है कि वो तमाम फंक्शंस जो आपने X से F में डिफाइन किए वो सारे के सारे V में शामिल होते हैं। अब मैं क्या करूँगा? F प्लस G को X पे अप्लाई करूँगा, आंसर अगर मेरा F में गया फिर तो ये फंक्शन V में आएगा, अदरवाइज V में नहीं आएगा। V में सेट V के अंदर वो तमाम फंक्शंस शामिल हैं जो आप X पे अप्लाई करते हैं और जिनका आंसर F में आता है। लिहाजा मुझे साबित करना है F प्लस G V में है, मैं F प्लस G को X पे अप्लाई करूँगा और साबित करूँगा आंसर F में जाता है।
देखिए एफ प्लस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये मेरे पास डिफाइंड है, उसके मुताबिक मैंने जवाब लिखा। नो एफ ऑफ एक्स किसका एलिमेंट है? फील्ड का। चूंकि एफ एक्स पे अप्लाई होगा, एफ में जवाब जाएगा, एक्स पे अप्लाई होने का मतलब एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स भी फील्ड का एलिमेंट है, जी ऑफ एक्स भी फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है, अगर आप फील्ड के दो एलिमेंट उठाएं, उनको आपस में ऐड करें तो जवाब वापस फील्ड में होता है। एफ ऑफ एक्स भी फील्ड का है, जी ऑफ एक्स भी फील्ड का एलिमेंट है, लिहाजा इन दोनों का जो सम होगा वो भी वापस किसका एलिमेंट होगा? फील्ड का एलिमेंट होगा। अब ये बात क्या शो करती है? मैंने f प्लस जी ये एक फंक्शन x पे अप्लाई किया, आंसर यानी इमेज यानी रेंज वो किस में चली गई? f के अंदर। इसका मतलब ये है f प्लस जी हकीकत में इज़ आ फंक्शन फ्रॉम x टू f। ये मेरे पास f प्लस जी x से फील्ड के अंदर फंक्शन है, क्योंकि मैंने x के एलिमेंट पे अप्लाई किया, आंसर मेरा फील्ड में गया। तो ये बात क्या शो करती है? दिस सिंपल है, वो तमाम फंक्शंस जो आप x पे डिफाइन करते हैं और जिनका आंसर फील्ड में जाता है, वो सारे के सारे फंक्शन किस में शामिल हैं? v में आ सकते हैं। v में वो तमाम फंक्शन शामिल हैं जो आप x पे अप्लाई करते हैं, जिनका आंसर f में आता है। सो f प्लस जी ये वाला फंक्शन भी v में शामिल होगा। तो पहली जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो हमारी पूरी हुई कि f और g किसको बिलोंग करते हैं? v को, और इनका सम भी किसको बिलोंग करता है? v को। तो पहली बात हमारी पूरी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं इसके अंदर, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये चेक करते हैं क्या इसमें एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है या नहीं। सेकंड, अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये जो हमारा सेट ऑफ ऑल फंक्शन v ये एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप है या नहीं है। 5 बातें पूरी करनी पड़ेंगी, जिनमें से दूसरी हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि आप सेट में से जिस सेट पर एसोसिएटिव लॉ चेक कर रहे हैं उसमें से 3 एलिमेंट्स उठाएं और ये चेक करें कि क्या f प्लस जी प्लस ऑफ h इज इक्वल टू f प्लस जी ऑफ h। उसमें चेक करें क्या उसमें ये बात होल्ड करती है। ब्रैकेट चेंज करने से उस पर फ़र्क पड़ता है या नहीं। होल्ड कर गई एसोसिएटिव लॉ, होल्ड नहीं करेगा तो एसोसिएटिव लॉ भी नहीं होगा। हम चेक करते हैं। देखिए 3 वेक्टर्स, 3 हमने एलिमेंट्स f g h v में से उठाए। नो अब हम चेक करते हैं कि इन पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। f प्लस जी प्लस ऑफ h ये फंक्शन हम अप्लाई करते हैं x पे। देखिए v के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो अप्लाई होगा x पे, आंसर देगा फील्ड में। ओके, ये हम पहले बात कर चुके हैं। सो किसके इक्वल आएगा? पहली प्रॉपर्टी के मुताबिक कि अगर f प्लस जी इंटू एक्स है तो आप f को सेपरेटली x पे अप्लाई कर सकते हैं, g को भी x पे अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा? f प्लस जी एक्स पे सेपरेट ये अलग अप्लाई होगा और ये दूसरा अप्लाई होगा। ये आप लिखेंगे बाय कंडीशन नंबर 1 हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इसी बात को फर्दर ये दोनों सम की शक्ल में हैं, तो ये डिफाइंड है, आपको पहले से बता दिया गया है। सो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x प्लस h ऑफ x। अब यहाँ पे अगली जो बात है वो समझने वाली है। ये दोनों इकट्ठे थे, अब मैंने ब्रैकेट लगा ली और ये मैंने सेपरेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी ब्रैकेट चेंज करता हूँ, विच इज़ इक्वल टू f ऑफ x प्लस पहली 2 पे अगली 2 पे ब्रैकेट लगाएंगे g ऑफ x प्लस h ऑफ x। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कि एसोसिएटिव लॉ तो आप चेक कर रहे हैं लेकिन आपने तो अप्लाई कर दिया, प्रूफ करने से पहले कैसे अप्लाई कर दिया? देखिए मेरे भाई,
बात यह है कि हमने ये बोला कि f होगा v का एलिमेंट, लेकिन जब आप f x पे अप्लाई करेंगे आंसर जो आएगा वो फील्ड का एलिमेंट बन जाएगा। तो गौर से देखें, मेरे पास f ऑफ x क्या है, फील्ड का एलिमेंट्स है, g ऑफ x क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, h ऑफ x क्या है, फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड के ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, फील्ड में एसोसिएटिव लॉ मौजूद है, उसको हम चेक नहीं करेंगे। हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास सेट V है इसमें एसोसिएटिव लॉ है या नहीं है। इसमें सिर्फ f, g, h ये शामिल है, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x वो इसमें मौजूद नहीं है। सो हम चेक कर रहे हैं f, g, h के लिए, f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x के लिए प्रूफ नहीं कर रहे। आखिरी बात, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x ये फील्ड के एलिमेंट हैं, फील्ड में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इस वजह से हम फील्ड के लिहाज से ये ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x बिलोंग्स टू फील्ड कैपिटल F। मेरे पास स्पेस नहीं है इस वजह से मैं नहीं लिख रहा। सो अब आपके पास क्या आएगा, इज फर्दर इज इक्वल टू फर्दर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से f ऑफ x को सेम रहने दें, जो सेकंड है आप इसको यूं भी ले सकते हैं g प्लस h और x को आप बाहर लिख दें। अब आप बोलेंगे कॉमन लिया है, नहीं ऐसा नहीं है, फंक्शन में कभी कॉमन नहीं लिया जाता इस तरह का, यानी आगे जो जुमला है वो कॉमन नहीं ले सकते। ये मैंने x बाहर किस रूल के तहत लिखा, कंडीशन नंबर आपके पास है 1 कहती है कि अगर ये सेपरेट f और g दोनों सेपरेटली x पे अप्लाई हो रहे हैं तो आप x को बाहर निकाल दें, f और g को ऐड कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने यहाँ पे यही काम किया कि ये सेपरेटली अप्लाई हो रहे थे, x को बाहर निकाल दिया, g और h को आपस में ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन फिर वही हमारी बात बन रही है कि ये हमारे पास f x पे अप्लाई हो रहा है, g प्लस h ये भी x पे अप्लाई हो रहा है, तो कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक ये सेपरेटली अप्लाई हो रहे हैं, तो हम यूं करेंगे x को बाहर लिख देंगे और बाकी जो फंक्शन है उनको अंदर लिख देंगे g प्लस ऑफ h। तो आपने गौर किया हमारा रिजल्ट आ रहा है f प्लस g प्लस ऑफ h इंटू x इज इक्वल टू f प्लस ऑफ g प्लस ऑफ h इंटू x। ज़रा इस बात को समझिएगा, तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास f प्लस g प्लस ऑफ h इज इक्वल टू f प्लस g प्लस ऑफ h। अब आप बोलेंगे x किधर गया, कैंसल हुआ, नहीं कैंसल नहीं हो सकता क्योंकि हम एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं, तो ये इनसे जुदा नहीं हो सकता। देखें मैंने कैसे लिखा इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप f प्लस g प्लस h को x पे अप्लाई करें या f प्लस इंटू जी प्लस h को x पे अप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि ये नंबर तो है सेम, नंबर तो सेम है दोनों केसेस में, इसका मतलब ये फंक्शन भी दोनों सेम है, इस वजह से आंसर सेम आ रहा है। नंबर इधर भी x है इधर भी x है, ये वाला फंक्शन ये फंक्शन है x पे अप्लाई हुआ, ये वाला फंक्शन ये भी x पे अप्लाई हुआ, तो इसमें भी आंसर दोनों के आंसर क्या आ गए, सेम। इसका मतलब यह है कि असल में फंक्शन दोनों सेम थे, इस वजह से आंसर दोनों का क्या आया, सेम। इसलिए मैंने कहा ये वाला फंक्शन x से पहले वाला, ये वाला फंक्शन x ये वाला, ये दोनों सेम है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। सो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस यानी इस V के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। भी इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट। देखें V में कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 फ्रॉम x टू f। V में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको हम साबित कर रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस है। V के अंदर
वो तमाम फंक्शंस जो आप x से फील्ड में डिफाइन करते हैं वो v में शामिल है। तो मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, जीरो फंक्शन फ्रॉम x टू f डिफाइंड एज। अब ये फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है? डिफाइंड एज 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। जीरो फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिस नंबर पे अप्लाई करें आंसर 0 देता है। तो ये वाला जो फंक्शन है, चूंकि मैंने कैसे डिफाइन किया, मैंने सेट x से f पे डिफाइन किया, इसका मतलब ये है ये बिलोंग करेगा v को। x से f में जो भी फंक्शन बनाए वो v में शामिल होगा। सो इस वजह से ये मेरा जीरो फंक्शन भी v में शामिल है। इसकी ख़ास बात क्या है? ज़ीरो फंक्शन को अगर मैं किसी भी फंक्शन के साथ ऐड कर दूं, ये आंसर को चेंज नहीं करेगा। यानी 0 प्लस f इक्वल आएगा f प्लस ऑफ 0 इज इक्वल टू f। भाई क्या ये बात ठीक है? चेक कर लेते हैं कैसे। 0 प्लस f इसको आप अप्लाई करें x पे। देखिए फंक्शन कोई भी होगा, किसी न किसी एलिमेंट पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो x पे अप्लाई करेंगे, हमने अप्लाई ही x पे करना है क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही ऐसे। तो ये किसके इक्वल आएगा? रूल के मुताबिक, डेफिनेशन के मुताबिक f प्लस जी इंटू एक्स किसके इक्वल होता है? f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। यानी 0 इस पे अलग अप्लाई होगा, f इस पे अलग से अप्लाई होगा। तो क्या आएगा? 0 इंटू एक्स प्लस f इंटू एक्स। गौर से देखें, 0 ऑफ x का जवाब हमारे पास क्या आता है? 0 प्लस बाकी ये वाला बच गया f ऑफ x। तो बाकी क्या बच गया? f ऑफ x। यही बात तो हम बोल रहे थे कि हमारे पास ये जो फंक्शन है अगर आप f के साथ ऐड करें तो वापस वही f देगा। देखें ये भी x पे अप्लाई हो रहा है, ये भी x पे अप्लाई हो रहा है, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये है इन फैक्ट 0 प्लस f इज इक्वल टू f। ये नंबर तो सेम है, आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 0 प्लस f और ये वाला फंक्शन दोनों सेम फंक्शन है, इस वजह से ये आंसर सेम आ रहे हैं। तो ये जो हमारे पास जीरो फंक्शन है, जीरो फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ v। ये हमारा v का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तीन बातें हमारी पूरी हो गई। क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, और नंबर 3 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। चौथे नंबर पे आते हैं इनवर्स। क्या v के अंदर इनवर्स फंक्शन है या नहीं है? f बिलोंग्स टू v। ये हमारे पास v के अंदर एक फंक्शन है, क्या इसका इनवर्स होगा या नहीं? मनफी f फ्रॉम x टू फील्ड f। देखें हर वो फंक्शन जो हम x से फील्ड में बना सकते हैं वो हमारा v में आ सकता है। तो अगर मेरे पास मनफी f x टू f ये जो फंक्शन है ये मेरा v में शामिल होगा। मैंने एक फंक्शन बनाया मनफी f से, मनफी f कहाँ से? x से f में, तो ये वापस किस में शामिल हो जाएगा? v में शामिल हो जाएगा। इज अ फंक्शन इज इनवर्स ऑफ f। ये वो फंक्शन है जो कि हमारे पास फंक्शन f का इनवर्स है। भाई ऐसे नहीं दलील चाहिए, दलील दे देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। कैसे पता चलेगा इनवर्स है? मैं इस फंक्शन को और इस फंक्शन को दोनों को ऐड करता हूं, अगर आंसर आ गया जीरो फंक्शन फिर तो इनवर्स होंगे, अदरवाइज इनवर्स नहीं होंगे। ये फंक्शन हमारा ये भी v में है और ये वाला फंक्शन भी v में है, चूँकि मैंने x से f बनाया हुआ है। अब इन दोनों को ऐड कर f प्लस इंटू माइनस f, इनको ऐड करके हम एलिमेंट x पे अप्लाई करते हैं। जवाब चेक करते हैं क्या देते हैं हमें। तो क्या आएगा? पहली कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक f को मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, ये आएगा f ऑफ x, और दूसरा अलग से अप्लाई होगा प्लस मनफी f ऑफ x, ये सेपरेटली अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? f ऑफ x प्लस और ये वाला है माइनस f ऑफ x। तो आपके पास f ऑफ x माइनस f ऑफ x, आंसर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। इसका यानी आइडेंटिटी फंक्शन क्या आ गया आंसर? आइडेंटिटी फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं यूँ ऐड करूँ, पहले मनफी f लिखूँ बाद में f लिखूँ, तब भी मेरे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 0 फंक्शन आएगा। इसका मतलब ये है कि ये f और मनफी f
ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन बनते हैं। तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी इनवर्स वाली भी होल्ड कर गई। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। हम चेक करते हैं कि जो सेट हम चेक कर रहे हैं कि वेक्टर स्पेस है उसमें क्या कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। अगर होल्ड कर गया फिर ये बन जाएगा अबिलियन ग्रुप। कम्यूटेटिव लॉ में ये होता है कि दो फंक्शन उठाएं, कहाँ किस में से, v में से दो फंक्शन उठाएं, यानी v से दो एलिमेंट्स उठाएं, इन दोनों को ऐड करें, फिर ऑर्डर चेंज करें, फिर ऐड करें, आंसर सेम होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो मैंने v में से दो फंक्शन उठाए। फंक्शन क्यों उठाए? क्योंकि v के अंदर सारे के सारे पड़े ही फंक्शन हैं, तो साफ ज़ाहिर है मैं फंक्शन ही उठाऊंगा। अब क्या करें, इनको ऐड करें, f प्लस जी अप्लाई करते हैं x पे। तो v में आने की शर्त क्या है? v में आने की शर्त यही है कि आप x पे अप्लाई करें, आंसर फील्ड में जाना चाहिए। आ गया तो इसका मतलब उसका एलिमेंट्स है। सो f प्लस जी इंटू एक्स किसके इक्वल आएगा? f ऑफ x प्लस g ऑफ x। भी आपने कैसे लिखा? कंडीशन नंबर 1 कहती है कि आपने आंसर f ऑफ x प्लस g ऑफ x इसी तरह का लिखना है। क्या आएगा? इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस f ऑफ x। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले g लिखा बाद में f लिखा। अब आप सवाल करेंगे भी कम्यूटेटिव लॉ तो आप प्रूफ कर रहे हैं और आपने प्रूफ करने से पहले कैसे अप्लाई कर दिया कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ भी तो यही होता है कि ऑर्डर चेंज करना। तो मैं आपको सीधा सीधा जवाब दूंगा भी मेरा f ऑफ x एक फील्ड का एलिमेंट है, क्योंकि f को जब आप f आप अप्लाई करते हैं x से f में, यानी आंसर जो होता है वो हमारा फील्ड का एलिमेंट होता है। तो f ऑफ x हमारा फील्ड का एलिमेंट है, g ऑफ x भी हमारा फील्ड का एलिमेंट है। ये दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं। याद रहे f और g v के एलिमेंट हैं, फील्ड के नहीं है। लेकिन जब ये x पे अप्लाई होंगे फिर ये एलिमेंट्स बन जाएंगे फील्ड के। f ऑफ x फील्ड का एलिमेंट है, g ऑफ x भी फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड के अंदर 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है कम्यूटेटिव लॉ, यानी उसके अंदर एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये वाला जो मैंने रूल यहाँ पे अप्लाई किया है कम्यूटेटिव लॉ, ये मैंने फील्ड के एलिमेंट पे अप्लाई किया है, इस सेट V के एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं किया। V के एलिमेंट्स के लिए चेक कर रहा हूँ, फील्ड के एलिमेंट पे अप्लाई कर सकता हूँ। चूँकि ये f ऑफ x, g ऑफ x फील्ड के एलिमेंट्स हैं, सो इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ओके, अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ? मैं इसको ले सकता हूँ g प्लस f x। बी किस रूल के तहत ले सकता हूँ? कंडीशन नंबर 1 मेरी यही कहती है कि अगर ये f ऑफ x प्लस g ऑफ x सेपरेटली हूँ तो आप यूँ करें, f और g को प्लस करके अलग कर लें, x को अलग कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। सो ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखें f प्लस g इंटू एक्स, इधर आ गया g प्लस f इंटू एक्स। ये फंक्शन है f प्लस g, ये फंक्शन है g प्लस f। दोनों एक ही नंबर पे अप्लाई हो रहे हैं, आंसर सेम दे रहे हैं। इस बात की दलील है कि असल में f प्लस g और g प्लस f प्लस ऑफ g और g प्लस ऑफ f, ये असल में दोनों एक ही फंक्शन हैं। इस वजह से एक ही नंबर पे अप्लाई होकर आंसर एक ही तरह का दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि V के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब तक हमने क्या बात साबित की? अब तक हमने ये साबित किया कि हमारे पास ये जो सेट V है जिसके अंदर x के ऊपर अप्लाई होने वाले तमाम के तमाम फंक्शन शामिल हैं, यानी सेट ऑफ ऑल फंक्शन जो है हमारे पास V, ये एक अबिलियन ग्रुप है। चूँकि इसमें क्लोजर लॉ भी है, इसमें एसोसिएटिव लॉ भी है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है जीरो फंक्शन की शक्ल में, इसमें हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन भी मौजूद है, इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो साबित हुआ कि V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप एक फील्ड में से स्केलर नंबर उठाएं और एक सेट V में से एक वेक्टर उठाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जो आंसर है वो किस में जाना चाहिए? आंसर आपका
सेट वी यानी जिसको आप वेक्टर स्पेस बना रहे हैं उसमें जाना चाहिए। हम भी ऐसा करते हैं, एक नंबर स्केलर उठाते हैं, लेट कर लेते हैं कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए बिलोंग करता है फील्ड को एंड एफ बिलोंग्स टू वी, वी के अंदर सारे फंक्शन ही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमें प्रूफ ये करना पड़ेगा कि ए एफ वी को बिलोंग करता है, ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी। ये सवाल ये है कि ए एफ वी को कैसे हम साबित करें कि ए एफ वी को बिलोंग करता है। देखें, वी सेट वी के अंदर आने की शर्त क्या है? सेट वी के अंदर आने की शर्त ये है, आप जो फंक्शन बनाएं वो x से x पे डिफाइन होना चाहिए। दूसरी बात, उसका आंसर फील्ड में जाना चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा एफ x पे डिफाइन करूँगा। अगर इसका आंसर चला गया फील्ड में यानी स्केलर बन गया, फिर तो ये वापस मेरे पास v में आ सकता है, वगरना नहीं आ सकता। सो मैं इसको x पे अप्लाई करके चेक करता हूँ। अल्फ़ा एफ इंटू एक्स या ए एफ इंटू यानी अल्फ़ा ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, ये मेरे पास आएगा ए एफ ऑफ एक्स। ब्रैकेट हम चेंज कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। सो ए एफ ऑफ एक्स आ गया। देखें, ये ए क्या है? हमने फील्ड में से एलिमेंट उठाया, मेरा ए स्केलर है। एफ ऑफ एक्स क्या है? डेफिनेशन के मुताबिक f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू f। इसका मतलब f ऑफ x भी एक स्केलर है, चूंकि f का इमेज f में जाएगा। ये भी फील्ड का एलिमेंट है, ये भी फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है, यानी अगर आप फील्ड के दो नंबर उठा लें a और b, ये मैं फील्ड के दो नंबर उठाता हूँ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मेरा वापस फील्ड में जाएगा। ये भी फील्ड का एलिमेंट है, ये भी फील्ड का एलिमेंट है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों किस में चले जाएंगे? फील्ड में चले जाएंगे। रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला कि मेरे पास हकीकत में ए एफ एक्स ये फील्ड को बिलोंग करता है। भी ये किसका एलिमेंट्स है? फील्ड का। तो आप देखें, मैंने ए एफ एक्स पे अप्लाई किया, आंसर मेरा आ गया फील्ड में। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास फंक्शन है ए एफ, ये फंक्शन वी में आ सकता है। हर वो फंक्शन जो आप एक्स पे अप्लाई करें और उसका आंसर एफ में जाए, वो वी में आ सकता है। अल्फा ए एफ मैंने एक्स पे अप्लाई किया, आंसर इसका चला गया फील्ड में, लिहाजा ये वाला फंक्शन ए एफ मेरा वी में आ सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी मेरी कंप्लीट हुई। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड में वो कहता है कि आप दो स्केलर उठाएं और एक वेक्टर उठाएं, उस पे आप ये वाली प्रॉपर्टी पूरी करवा दें। तो मैं थर्ड में कहता है एक स्केलर उठाएं, दो फंक्शंस उठाएं एफ और जी, फिर साबित करें कि ये किसके इक्वल है? ए एफ प्लस ए जी। हम ऐसे चेक कर लेते हैं। ओके, तो ए इंटू एफ प्लस ऑफ जी, ये दोनों मैं अप्लाई कर देता हूँ किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। एक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो क्या आएगा आपके पास? ए से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आएगा ए। अब f प्लस जी इस x पे अप्लाई करें तो ये आएगा f प्लस जी इंटू एक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेकेंड प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर a और f, ये देखें a और f इकट्ठे हैं और x पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करें? a f इकट्ठे कर लें और x को x पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिएगा a और f ब्रैकेट में है और बाहर x है, तो इसको कैसे ले सकते हैं? a बाहर निकाल दें, फंक्शन f x पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये काम किया, a और ये वाले फंक्शन इकट्ठे थे, मैंने a को अलग कर दिया, f प्लस जी इस x पे अप्लाई कर सकता हूँ। इस सेकंड प्रॉपर्टी के मुताबिक मैंने ये बात लिखी।
तो ये क्या आएगा ए टाइम्स, आगे पहली कंडीशन कहती है एफ प्लस जी इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल है, तो मैं इसको भी यही लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब मेरे पास ये है स्केलर नंबर, तो स्केलर नंबर अंदर ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आएगा ए एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए जी ऑफ एक्स। ओके, तो ये आपके पास आ गया ए एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स, दोनों के साथ आ गया। अगली लाइन गौर से देखें, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, एक्स को बाहर लिख दें, एफ और जी को प्लस कर दें तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो मैं भी यहाँ पे यही लिखता हूँ इज इक्वल टू, अब मेरे पास ए एफ ए जी है तो मैं लिखूँगा ए एफ प्लस ए जी प्लस ऑफ ए जी, और एक्स को मैं बाहर लिख दूँ, कंडीशन नंबर 1 मुझे अलाउ करती है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो रिजल्ट ये आया कि इसका आंसर और इसका आंसर है सेम, ये भी एक्स पे अप्लाई हो रहा है, ये भी एक्स पे अप्लाई हो रहा है, आंसर सेम का मतलब ये है इनफैक्ट हकीकत में ये फंक्शन जो थे दोनों, ये फंक्शन एक जैसे थे, इस वजह से एक ही नंबर पे जब अप्लाई हुए तो इन दोनों ने आंसर एक जैसा ही दिया, फंक्शन चूँकि एक जैसे थे। अब इसमें x है, इसमें भी x है, आंसर इन दोनों का सेम आ रहा है। यहाँ से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि ये फंक्शन और ये फंक्शन आपस में इक्वल हैं। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ हो गई। अब आते हैं फोर कंडीशन के मुताबिक। फोर कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, 2 स्केलर लेने होंगे और एक v का एलिमेंट लेना होगा, यानी 2 स्केलर मैं a और b ले लेता हूँ और एक मुझे v का एलिमेंट लेना है यानी फंक्शन लेना होगा, साबित करना होगा ए एफ प्लस ऑफ बी एफ। ले लेते हैं, मैं 2 स्केलर लेता हूँ, ए बी बिलोंग्स टू एफ और एक एलिमेंट लेता हूँ v में से। अब चेक करता हूँ इस पर ये वाली बात कि होल्ड करती है या नहीं, ये बात हमें चेक करनी है। ओके, नाउ a प्लस बी इनटू आगे है f, और अब मैं अप्लाई करता हूँ x पे, फंक्शन अप्लाई करता हूँ, फंक्शन की मदद से मैं चेक करता हूँ कि आंसर सेम आता है या नहीं। देखिए, तो a प्लस बी इंटू एफ, एफ ऑफ एक्स किसके को लगेगा, a प्लस ऑफ बी एफ ऑफ एक्स। ये किस रूल के तहत मैंने इस बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म करके f को x पे अप्लाई कर दिया, पहले याद रखें x पे अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू एफ, ये दोनों मिलकर अप्लाई हो रहे हैं x पे। इस केस में a प्लस बी एज ए स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ f अप्लाई हो रहा है x पे, फ़र्क भी समझिएगा इन दोनों का। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने किस रूल के तहत लिखा, कंडीशन नंबर 2 कहती है कि अगर पहले अल्फ़ा ए एफ मिलकर x पे अप्लाई हो रहे हैं तो आप यूं करें, a को बाहर रख दें, सिर्फ f को भी x पे अप्लाई कर दें तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने इसको बाहर रखा, सिर्फ f को x पे अप्लाई कर दिया। नो, अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आम ज़र्ब है, तो आप a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे f ऑफ x के साथ, फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे f ऑफ x के साथ। तो आप ऐसा कर सकते हैं, विच इज़ फर्दर इक्वल टू। अब ये किसके इक्वल है, देखिए कंडीशन नंबर 1 कहती है f ऑफ x प्लस g ऑफ x है, तो आप x को बाहर लिख दें, f और g को ऐड कर दें, नो प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे यूँ करता हूँ a f और बी एफ, इन दोनों को आपस में ऐड करता हूँ और x को मैं बाहर लिख देता हूँ। यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या आया, रिजल्ट देखें कि a प्लस बी इंटू एफ अप्लाई हुआ x पे, ए एफ प्लस बी एफ अप्लाई हुए x पे, दोनों का आंसर आ रहा है इक्वल। इसका मतलब यह है नंबर इक्वल है, इसका मतलब यह है कि इनफैक्ट a प्लस बी इंटू एफ इज इक्वल टू ए एफ प्लस ऑफ बी एफ, ये फंक्शन ही आपस में इक्वल ही हैं। तो प्रूफ हो गया हमारे पास 4 कंडीशन भी फंक्शन इसकी सेट ऑफ v की, कि ये 4 कंडीशन भी होल्ड करती है। कंडीशन नंबर 5 है कि आप 2 स्केलर ले लें फील्ड में से,
और एक फंक्शन उठा लें v में से और साबित करें ए बी इन टू एफ इज इक्वल टू ए बी एफ, ये बात प्रूफ करनी है। चेक कर लेते हैं ए बी इन टू एफ। अब ये चीज़ ये मैं उठा रहा हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ एक्स पे, तो क्या आएगा आपके पास? सेकंड कंडीशन के मुताबिक स्केलर को बाहर रखें, सिर्फ फंक्शन एक्स पे अप्लाई करें। तो मैं ए बी को बाहर रख रहा हूँ, ए और बी ये स्केलर है, और एफ चूँकि एफ हमने वी से उठाया, वी के एलिमेंट वेक्टर है और ये स्केलर है, स्केलर को बाहर रख दिया, एफ को मैंने अप्लाई कर दिया एक्स के ऊपर। कंडीशन नंबर 2 से मैंने ये बात ली है। तो ये चीज़ किसके इक्वल है? ए इंटू बी एफ ऑफ एक्स। अब मैं यूँ भी ले सकता हूँ, देखें अब ए स्केलर है, ए फील्ड का एलिमेंट है, बी फील्ड का एलिमेंट है, एफ ऑफ एक्स फील्ड का एलिमेंट है, क्योंकि एफ एक्स से एफ में फंक्शन है, ये तीनों है फील्ड के एलिमेंट। फील्ड के एलिमेंट पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यानी फील्ड के एलिमेंट में आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इंटू बी एफ ऑफ एक्स। किस रूल के तहत लिखा? फील्ड के एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ फील्ड, हमने ये बात लिखी है, एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी ऑफ एफ, फील्ड के एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक हमने ये बात लिखी है। क्यों? ए भी स्केलर यानी फील्ड का एलिमेंट, बी भी फील्ड का एलिमेंट, एफ ऑफ एक्स वो भी फील्ड का एलिमेंट है। एफ फील्ड का नहीं है, एफ वी का एलिमेंट है, लेकिन जब आप एफ को एक्स पे अप्लाई करेंगे फिर ये बन जाएगा फील्ड का एलिमेंट। ओके, तो ये क्या आएगा? ए इंटू बी टाइम्स एफ ऑफ एक्स। दिस सिंपल है, हम क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए क्या लिख सकते हैं? ए टाइम्स, अब इस लाइन को जरा गौर से देखें, बी एफ ऑफ एक्स, इधर लिखा हुआ है ए एफ ऑफ एक्स, तो पीछे हमने क्या लिखा? ए और एफ को इकट्ठे ले आए, एक्स को बाहर लिखा। तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए मैं भी लिख सकता हूं बी और एफ को इकट्ठे लिख लूं और एक्स को इनके बाहर लिख दूं। एक्स इसके, एक्स इन दोनों से बाहर चला गया। अब इनका फर्क क्या है? देखिए यहाँ पे सिर्फ एफ अप्लाई हो रहा है एक्स पे, बट इस केस में बी एफ अप्लाई हो रहा है एक्स पे। फर्क यही है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एफ अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे ए और वहाँ पे बी और एफ दोनों अप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसको फर्दर क्या ले सकते हैं? इज इक्वल टू, अब ए, फिर वही केस, कौन सा? सेकेंड कंडीशन देखें, ए एफ ऑफ एक्स, आपने क्या लिखा? ए और एफ को इकट्ठे ले लिया, एक्स को बाहर लिख दिया। यहाँ पे फिर वही केस बन रहा है, ए ये है एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या करें? बी एफ और ए अलग कर दें, एक्स अलग कर दें। कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक कोई हर्ज नहीं है। फिर देख लें ए एफ ऑफ एक्स, तो आपने क्या किया? ए और एफ को इकट्ठे लिख दिया, एक्स को अलग लिख दिया। तो मेरे पास यहाँ पे ए है, इधर भी ए है, आगे एफ की जगह पे लिखा हुआ है बी एफ, तो हम ए और बी एफ को इकट्ठे लिख लेंगे और एक्स को इनसे बाहर लिख देंगे, तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे इस बात को देखें कि आपके सामने ए बी इंटू एफ ऑफ एक्स, इधर भी आखिर पे एक्स, ये सेम है, आंसर इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये है हकीकत में आपके पास ये फंक्शन एक जैसे थे, ए बी इंटू एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी ऑफ एफ। असल में ये फंक्शन इक्वल थे, इस वजह से इनका आंसर भी क्या आया? इक्वल ही आया। अब आते हैं हम लास्ट कंडीशन की तरफ। लास्ट कंडीशन है 1 डॉट एफ किसके इक्वल होना चाहिए? एफ के इक्वल। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1 डॉट एफ ऑफ एक्स, एफ। अब हम क्या अप्लाई करते हैं इसको एक्स पे,
इसको एक्स पे अप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 डॉट एफ इक्वल टू 1 डॉट एफ ऑफ एक्स। फ़र्क समझिएगा, बार बार बता रहा हूँ। 1 डॉट एफ इंटू एक्स का मतलब है कि पहले हमने 1 और एफ को मल्टीप्लाई करके फिर एक्स पे अप्लाई करना है, और 1 डॉट एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि पहले आपने फंक्शन अप्लाई करना है, आंसर को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने किसके रूल के तहत लिखा, सेकंड प्रॉपर्टी के मुताबिक। आप पहले ए और एफ एक्स पे अप्लाई हो रहे थे, अब ए को अलग कर लें, एफ को अलग कर लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। विच इज़ इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर को कोई फंक्शन में चेंजिंग नहीं आएगी, विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए इन दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम। ये एफ एक्स पे अप्लाई हो रहा है, 1 डॉट एफ भी एक्स पे अप्लाई हो रहा है, आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब 1 डॉट एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के। तो यहाँ पे हमारी लास्ट प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई वेक्टर स्पेस की। बस ये जो हमारे पास सेट है वी सेट ऑफ ऑल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू एफ, दिस सेट इज अ वेक्टर स्पेस with respect to define addition and defined scalar multiplication। तो हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल फाइनल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज़।